आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पतरोड़ू किस चीज़ से बनाया गया? उससे बनते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेसन होता है, स्पाइसेस होते हैं। इन्हें उबाल के फिर इन्हें डीप फ्राई किया जाता है। ये मतलब आपने ऑयल में फ्राई किया? यस सर। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? हमारे चंबा के लोग जो धाम में रहते हैं। यस सर। दही बड़ा। ठीक है। हाँ, इसका तो हमको पता है। ये क्या चीज़ है? ये दही बड़ा है। अच्छा, इसके साथ में इसका चटनी है। ये सर दाल बड़ा केरला का अच्छा, केरला का। कौन सी दाल से बनाया हुआ है? सर ये चना दाल। चना दाल, चने की दाल का मतलब हेल्दी है ये। और सेवैया पायस। सेवैया पायस स्वीडिश है। इसमें केरला के सर अपने थे वो खत्म हो गए हैं। सर वो कोकोनट राइस है, वो भी केरला का ही है। ये कोकोनट की चटनी है। ये चटनी सर कोकोनट राइस है। वेरी गुड, थैंक यू। सबसे ये क्या चीज़ बनाई है बेटा? ये क्या चीज़ है? केरला की फेमस डिश है। ये किससे बनाते हैं? सर ये सब सूजी से और सर इसका टेस्ट नमकीन होता है। मतलब खाने में हेल्दी है। यस सर। मटर ड्राई फ्रूट्स डाल के ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये क्या चीज़ है? सर ये हमने ग्रेनिश बनाया, जो भी हमने आइटम्स बनाई हैं उनको डेकोरेट किया, उनका इंप्रेशन अच्छा बना। ये क्या चीज़ है? नारियल के लड्डू है। ये हेल्थ के लिए भी हेल्थी होते हैं, अच्छे होते हैं। और सर शुगर फ्री है। शुगर फ्री है। तो आपने सब लोगों ने बड़ी हेल्दी चीज़ें बनाई हैं। वेरी गुड। और सर ये केरल की फेमस है। मतलब हिमाचल की डिश नहीं है ये? सर हिमाचल का आगे लगे है सर। ये हमारे केरला का और बबरू बनाए साथ बबरू।
उधर जो चंबा की लोग डिश भी है। ये ब्रेड से क्या बनाया आपने? अच्छा, इसके साथ भी। अच्छा, आप लोगों ने सब डिश दिया। अच्छी आदर के योग्य प्रधानाचार्य श्री विकास महाजन जी, उनके साथ मंच पर विराजमान एसएमसी की हमारी नई अध्यक्षा श्रीमती आश्रिता जी, मंच पर विराजमान एसएमसी के सभी आदरणीय सदस्यगण, मंच पर विराजमान फोरम में स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्षा रही श्रीमती नीलम चंद्रा जी, मेरे सभी अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, बेटा आप लोगों को पता है आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? क्यों एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग सब जो है यहाँ 2024 के पहले इंटर हाउस कंपटीशन में डिबेट के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो डिबेट्स होते हैं वो आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत सी प्रेरणा लेकर, बहुत सी नई बातें लेकर आप लोगों के सामने आते हैं, जिनको आप आत्मसात करते हैं और आपका भविष्य सुनहरा होता है। मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, ये खासकर जो फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, बेटा आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि सभी बच्चे, ये आप लोगों के लिए बेटा प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये इतना बड़ा मैनेजमेंट जो किया जा रहा है, इतना बड़ा जो आयोजन किया जा रहा है, वो सिर्फ इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि आपको कुछ अलग हटके नया कुछ सीखने को मिले। लेकिन अगर आप ही उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो इस प्रकार के आयोजन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए जितनी देर भी आप यहाँ बैठे तो आप जो है वो पूरी तमन्यता के साथ जो है वो इस कार्यक्रम को देखें कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। सम्मान एसएमसी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती फीमा जी भी बैठे हैं, जिसकी जानकारी जस्ट मुझे अभी मिली, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा मैम। तो उनका भी हम इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बेटे आप लोगों को क्या गर्मी लग रही है? मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा आप विश्वास थोड़ा ध्यान से सुनना।
आपको पता है कि चंबा में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? पांगी में, भरमौर में। थोड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, बहुत बर्फबारी हुई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्चुअल में गर्मी कुछ भी नहीं है, गर्मी आपके दिमाग में है। आप उसको सोच रहे हैं इसलिए आपको गर्मी लग रही है। तो बहुत भयंकर बर्फबारी होती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि पांगी में अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई और वहां पे क्या था कि हमारे विद्यालय की एक मैम है श्रीमती रचना ठाकुर जी, तो ये भी बाई चांस पांगी गए हुए थे। तो वहां पे इतना बुरा हाल था, इतनी ठंड थी, इतनी बर्फबारी हुई थी कि सारे रास्ते ब्लॉक थे, लाइट नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी। तो इन्होंने देखा कि एक फकीर मांगने वाला, पता नहीं नेपाली था कि कौन था, वो वहां पे घूम रहा था और लोगों से जो है वो दान मांग के या आप मान सकते भिक्षा मांग के जो है अपना गुजारा कर रहा था। पर उसके तन पे सिर्फ एक कमीज थी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक कमीज थी, फटे हुए उसके जूते थे और फटी पुरानी उसने पैंट पहनी हुई थी और वो उस ठंड में सर्वाइव कर रहा था, जी रहा था वो। और आपको पता है सोता कहां था वो? रेन शेटर के अंदर, रेन शेटर के अंदर सो रहा था, लेकिन अपना जीवन वो व्यापन कर रहा था। तो मैम की उसके ऊपर नजर पड़ी, तो मैम ने जो वहां के आरसी थे, आपको पता है कि वो उपमंडल है हमारा, तो वहां पे आरसी होते हैं। तो जो आरसी थे उनके नोटिस में उन्होंने बात लाई कि ये फकीर है और जो ठंड में ठिठुर रहा है और उसके बदन पे सिर्फ एक शर्ट है, एक कमीज है, तो सर प्लीज आप उसका कुछ इंतजाम कीजिए। आरसी सर स्पेशली उससे मिलने गए और उसको वहां से उठाया और उसको पूछा कि बाबा आप आ जाना, आपके लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा, कुछ गर्म कपड़े, कुछ ब्लैंकेट वगैरह दूंगा तो आपको ठंड न लगे। अगले दिन वो फकीर सुबह सुबह वहां पहुंच गया और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आरसी सर जो उसके पास वहां गए थे, ठंड में उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई और वो उठ नहीं सके। वो बाहर नहीं गए और जो फकीर था वो बाहर बैठ के आरसी सर का वेट करता रहा कि अब मेरे लिए गर्म कपड़े आएंगे, मेरे लिए हीटर आएगा, ब्लैंकेट आएगा। और देखते देखते शाम हो गई। अगली सुबह किसी ने आके आरसी सर को सूचना दी कि सर आपके बरामदे में किसी भिखारी की लाश पड़ी हुई है। और उस फकीर की जो है उस ठंड में उनके बरामदे में मृत्यु हो गई। अब आप मेरे को बता सकते हो इसकी मृत्यु क्यों हुई? ठंड तो उसको पहले भी लग रही थी, वो तो बहुत दिनों से उसी ठंड में था। क्योंकि बताओ शाबाश, इतने दिन से उसको ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर उस फकीर की मृत्यु हो गई। क्यों? यस, जो ठंड थी उसके दिमाग में घुस गई थी। क्या घुस गई थी? उसके दिमाग में घुस गई थी कि मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि मुझे ठंड लग रही है और उसी ठंड से मर गया, जब तक उससे पहले उसने अपने आप को ये सोचा नहीं था कि मुझे ठंड लग रही है और जी रहा था। तो आज में से किस किस को गर्मी लग रही है? देखो, किसी को भी नहीं लग रही है। हटिए ना गर्मी बड़े बड़ों की हट जाती है, तुम तो चीज क्या हो। ये कार्यक्रम है जिसके जजेस के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, अब बिंदी को यही ढूंढना है आपने। जजेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दिया है। श्रीमती रचना ठाकुर जी हैं, हमारे फर्स्ट जज है, श्री सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे सेकंड जज हैं और श्री प्रशांत जी हमारे थर्ड जज हैं। जो हमारा आज का थीम है इसके आज के हमारे कंपटीशन का वो है रोल ऑफ द सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन बोर्न एंड गर्ल्स। मतलब सोशल मीडिया का जो है वो सोशल मीडिया आज की डेट में बच्चों के लिए वरदान है या अभिशाप है, इसके ऊपर है। जिसमें हमारे 4 हाउसेज हैं और हर हाउस के हमारे 2 पार्टिसिपेंट रहेंगे जो आपस में डिबेट करेंगे। एक सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के फेवर में बोलेगा और एक उसको काउंटर करेगा, उसके अपोजिट में बोलेगा। ये हमारा कंपटीशन है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आप पूरा एंजॉय करें। और इसके कुछ रूल है, सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें, सुन लें जितने भी बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारे कुछ रूल्स हैं कि इसमें जो फर्स्ट 1.5 मिनट होगा वो हर एक पार्टिसिपेंट को 1.5 मिनट मिलेगा। एक बार जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है वो फेवर में बोलेगा
और 1.5 मिनट में जो उसका ओपोजिशन वाला है उसको ओपोजिट में बोलेगा। उसके बाद उनको 1 मिनट का फिक्स टाइम मिलेगा सेम वैसे ही, और उसके बाद 30 सेकंड और 30 सेकंड दोनों को ही पार्टिसिपेंट को मिलेंगे, और हमारा टोटल 8 मिनट का ये एक डिबेट होगा जिसमें 4 मिनट एक पार्टिसिपेंट को मिलेंगे और 4 मिनट हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को मिलेंगे। तो शुरू करें? गर्मी तो नहीं लग रही? वेरी गुड, गर्मी नहीं लगनी चाहिए बेटा, गर्मी है ही नहीं, है ना? तो जजेस हमारे रेडी है सर? जजेस मैम रेडी है? शुरू कर दें? तो फर्स्ट कंपटीशन की जो हमारा होने जा रहा है, इसमें फर्स्ट टीम के रूप में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं सारा पठानिया, क्लास +1 साइंस, जागृति हाउस। बेटा आप लोगों ने 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो फेवर में बोल रहा है वो शुरुआत करेगा, जो फेवर में बोलेगा। चेहरा आगे कर लो आप, बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे, पूरा फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे एक दूसरे को उस पर। आप ठीक है बेटा? Educational world to fly further and faster than ever before, if we allow it. Good morning to one and all present here. I, Sara Pathania from Jagriti House, is here to express my thoughts in the favor of the role of technology and social media in education. Technology is the use of scientific knowledge for a particular purpose or application in industries or in our everyday life. Technology plays a great role when it comes to education, especially after the outbreak of COVID-19. The technology helps teachers and students to stay connected through e-classrooms. Evolving technology helps students to keep interest in subjects. The pictorial representation of lessons helps students to understand better and increase the retention power. With the help of technology, now students can have an experience of one-on-one equation while sitting in a classroom with other classmates. The technology helps students to learn better. The technology helps the students so that they can express their thoughts and become a good person. The technology with students help the students so they can express and get more effects in their future. At last but not least, technology plays a very assertive role. Good afternoon, teachers and all my dear friends. Myself Sneha from Kirti House. I am in disfavor of social media on impact on education. Now, according to me, social media has hazard on education. Let's take example. It causes distraction. Distraction doesn't mean on diversion of mind. While we study through books, we get distracted by some of useful things which can help in our future. But in social media, there are many inappropriate content. Social media has been formed to negative impact on academic performance of a student. A student who spend most of time in social media, they are tend to perform worse in their classes. Social media have negatively impact on our overall well-being by feeling depression and loneliness. Social media impact in education. Take an example. As we are eating a food, if we eat in excess, it is bad for our health. So as we have two options, one goes to happiness and one goes to sadness. So we will choose to go to happiness. So that it is in our hands what we have to choose for ourselves. As we can use it in limit, but it also helps the students. And you were telling about depression and other things. So social media is not including that things. We are ourselves responsible for these things. We can't get distracted. We can't get depressed for the thing that we are using for our better things. So we have to use the things, but if we use in limit and we can use the good uses
consciousness of the thing that is not responsible for the things that you are saying. The technology is letting the assistive tools of technology such as text-to-speech and electronic magnifiers help the students with vision and impairments. Why to give such resources to the student in which he or her bounded to think? All right. Now, according to me, social media is of no use where no ability of light in a particular area. Books are always available, even if we don't have light or internet. Books are a vast knowledge, and we can't distract on our own subjective books. You all know that books are the best friend of a student. Thus the social media was not when we get many scholars without disadvantages. Social media have no advantages like. So you are saying that books are the best friend of a student. Yes, you are right. But now technology helps us that we can read a book on the mobile phone. And I agree that technology helps the students to gain success in their life. Many students, if they are preparing for NEET, UPSC or other exams, they are taking the online educations which are held by the Physics Wala app and other more apps. That technology helps in COVID-19 also. Due to this, children eyes also affected. Their eyes become weak with the use of electronic gadgets and social media. The children ears get damaged from listen and talked in phone and using social media. They were also distracted from while using social media or internet. Okay, as I before said only that the distraction is only caused by ourselves only. Not social media is not saying you that you come and see these reels or you can use these things. We are only going to if we want to learn or we have to gain something, we are only going to that limited subjects. And social media, if we use everything in excess, it only have the damages. So if we use the technology limitedly, so our eyes will not get affected. Effects of social media on students and childrens. They one of the every five students they have become anxiety. Nowadays, a part of playing outside, the children are playing games on phone at their home. They can't study without electronic gadgets. They do not. You are saying that students cannot play games without the technology. Many of the students are playing in the field. The cricketers, as you can say that Virat Kohli, now the main famous cricketer, famous cricketers like Ishan Kishan and all are also playing. You use it. Cyberbullying, one of the major determinant of social media. While we use social media. The cyberbullying says that. Thank you. जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो माइक को एडजस्ट कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो माउथ की दूरी जो है वो ज्यादा ना रहे ताकि पीछे तक सुनाई दे। अब
सारिका +2 नॉन मेडिकल प्रेरणा हाउस और दिव्यांगना +2 प्रगति हाउस। जो फेवर में बोलेंगे वो स्टार्ट करेंगे। Over here, I, Garika Kaushal of Prerna House, present here to speak in the favor of social media. So basically, social media is a platform where the creation and exchange of user-generated contents. Utilizing social media for education purpose have so many uses, like it increases the student engagement. Utilizing social media, a student can participate active rather than passive learning, and it also increases the skills of a student. Although the video has the more unique way to deliver any kind of information, which is more better or engaging than traditional learning method. By using video editor, a teacher can make more effective and more knowledgeable videos for the students. Although I have a question for you. Didn't you ever use any social media? If yes, then how can you say that it is a disadvantage for us? Like, there are many advantages of social media for a student. For like a student can also improve the communication skill through social media, and it also provide many knowledgeable things, and also many people or individual live stream their lectures where a student can allowed to enhance the knowledge. Albert Einstein have surely said that I fear the world when the technology will surpass the human interaction and the world will be full of the generation of idiots. Like you are talking in the favor of online platforms, right? So I will give you some valid points against it. First of all, the time consumption. The second thing is that the online platforms is designed to be addictive. Like social media is designed to be addictive, and social media platforms bears a misleading content and misinformation such as the fake news and rumors. The fake news such as the political stunts are done to misguide or manipulate the youth of the country. Even war can happen through this. So social media, even in the studying platform, the students lose their self-esteem and all are dependent upon social media. It has created the dependency over the social media. We all are dependent over it. So it has created the excessive reliance over it. Like we all are very much addicted to it. It has created a lot of distraction. Okay, so you are saying that it is the time consumption. So individual is herself or himself responsible for the uses of social media. So there are many settings in social media app that notificate you that you have used social media in excess. That it depends on you that how much and how you're gonna use social media. If you use social media in excess, that will definitely a disadvantage for you. But if you use social media as a beneficial for you, then it will have more pros for you. Like there are many kind of settings in your phone which you can on to relax your mind, where you can use social media through you can show your skills for everybody. And if you are saying that I also use social media, so yes, I use social media but I don't misuse it. Yes, we are saying that we have to use social media but we don't have to misuse it. But so now you are in the favor that social media's misuse depends upon us only. So I want you to know that researchers also agreed with this point of view that online platforms bears a significant role in the misuse of its own, such as social media have designed features, algorithms, like it can prioritize the maximum user attention. The social researchers have correlated the heavy social media to the negative mental health problems, anxiety, stress, depression, insomnia, low self-esteem are only due to the online platforms. And researchers also found that the students who are innocent, who don't know about the dark side of the social media, are usually trapped. You are saying that social media is the main reason of anxiety and depression among the youngsters, but it doesn't. Like so many researchers have found that
children among the age of 4 to 6 can use 1 to 2 hours of social media, and it will never affect them, their mental or physical or social health. And the teenagers of the age 12 to 18 years can use 2 to 4 hours of social media. The adults, I'll give you the example of COVID-19 pandemic. Like, anybody have studied in the online classes? No, because of the lack of interaction, distraction and addiction. Like in the online platforms, the students do not get the proper environment in their home. So the household chores, family members and electronics. Due to this, we lack through social media platforms. And why you are coming to school? like, look, every student is sitting here. Do you think that every student is the turner manage a situation? If you have desire to be successful in your life, you are well disciplined, and it's always into your mind that you have to be successful. So discipline itself built in your mind. I have explained the negative mental and physical health problems due to the social media. So why we need to carry the stuff of this all problems if we have better options, if we are learning the confidence, like we are debating now, we are having confidence, and several skills we are learning from schools. The lack of interaction due to the online platform sessions, this will lead us to the stress and Like, look, there is a risk in every field. Like, for example, if you are driving a car, there is a risk of accident. So what should we do then? We should stop driving? No. Similarly goes to social media. We have to use, but in a limited time and carefulness. If we use social media carefully, there are advantages and advantages for us. And if in our discussion, if we always talk about the pros of the social media, it would be the welfare of me, you and everybody sitting here. But if we are taking the negative side of social media, it would be a topic of debate. is the main reason for it. We are not dependent over the social media. Social media also is designed for its addiction. So this is the point. Time over. हर्ष नंदिनी क्लास +2 साइंस प्रगति हाउस और रिधानी +2 साइंस प्रेरणा हाउस। बेटा शुरुआत जिसने फेवर में बोलना वो करेंगे। But technology in the hands of great teachers is the transformation. With this, a very good afternoon to one and all present here. I, Harsh Nandini Rathore of Pragati House, standing here to represent my views on the topic of role of social media in the field of education and technology. Now, social media is something we all are aware about. Social media in day-to-day life is something which is very much responsible. Social media and technology plays a vital role in the life of the peoples here, and in the recent years of crucial years of 2020 and 21, we all know that we faced a lot of hardship during the COVID year. The main source of education, the main source was for the education in the COVID-19 period was the technology, and with the help of that technology we studied that year, right? And also there are some places where the disabled students are not admitted into school because of their disabilities, but with the help of technology now those disabled students are being not even just admitted to the schools because of the help of technology, but also they have increased their skills by 35% in standardized test. In this tacky era, you cannot tell me to not use technology. We are in 21st century after all. Good morning to well and all. I am Ridhani from Prerna House, and I am here to mention the disadvantages of using social media. Social media is a thing which let us interact with people throughout the world. There are many social media sites like Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, etc. Social media, do you know, social media is a trap. It gives cheap price to your dopamine level and make you addictive to it. Social media in the case of education is not a good thing according to me, as
in COVID-19, you mentioned many students have lost their eyesight due to the continuous use of the social media. Social media is good at some extent, but not too much. Because when we use social media, we can't concentrate on it in regular basis. Because social media has that thing in it which manipulates our mind and plays with our mind to move to the different and darker side of social media. There are many sides of a social media through where students always keep on scrolling and chatting, which make them lose the track of time. The continuous use of social media let the students go down in their academics. So according to me, it is not a good thing. So how can you say that social media is fully useful in our education? Because there are many harms which have posed to the students and which are going on. There are many cases in which... Okay, so you're talking about first of all, the addiction of social media. Let me clarify one thing. Addiction of social media is not the only thing we have. We can be addictive to many other things such as shopping. You can be addictive to shopping. If you shop skincare products, you'll be like, every Sunday I'll be like, I want to shop something new. So addiction can be of social media also, but it can be of shopping too, and it can be of eating or maybe exercising also. So it doesn't really depend. It's not the technology fault that you are addictive to it. It depends on your self-control. If you have that willpower of controlling yourself, you should know what's good for you and what's bad for you. Now we are 16 years old, and as a teenager, we should be mature enough to know what's good for us and what's bad for us. Because although we all tell our parents that, yeah, now I'm adult enough, I can do stuff by my own. So now, why not in this kind of field you can say that to your parents, that you should know how to use social media. Social media is not bad. It's not bad. It even extends the learning hour of the students. If you have a doubt, for example, you go to your home and then you'll be like, you can text your teacher that I had this particular doubt in the session. So social media extend our learning hours. It enhances our productivity too. Everyone have their own addictions, yes, like shopping, but it don't affect you in any way, like social media. Even if you start to use the social media a single time, you just can't get over it, because it makes the release of dopamine in you, which will increase your addiction. Like in social media, any platform like Instagram, you post your pictures, you got positive comments, you got likes, and it will make you happy and keep you addicted to it, and you will continue your working through it, which is making you waste your time and many other disadvantages. Using social media in continuous hour affects your mental health. Whenever we are using social media, there are many things who are just not reasonable for anyone or any student. Some people can like it and some may not. So in these cases, they are also getting all those bad material which are putting in their mind and putting them into depression. You know what, Ridhani, let me tell you that social media is not a harmful thing to you. First of all, you should know how to use social media properly in a good way. For example, let me just take example of the recent scam that's happening by NTA, that NEET exam scam. Most of the news are from social media. The people got aware of that scam by seeing the social media forms, because mostly in Google there weren't many of the articles posted on that scam, but in social media you'll see in Instagram, you'll see in Snapchat, there are thousands of articles posted on that scam. So it makes us aware about what is going on in the world around us. Like, you know, talking about, you're saying that social media is not okay, then what you will do is, about information, news, or any other things, you have news channels on televisions, you have newspapers, so you can also get the articles over from there. In fact, in social media, we have some wrong articles which are not actually true, but in newspapers or in news channels, they all are firstly checked and surveyed properly. So I don't think that social media can beat newspapers or news channels, because it is in front of everyone. But in social media, we don't see. No, I don't think so, because, okay, you're talking about, I've seen a video of a YouTuber called Dhruv Rathi, and he exposed the newspapers who are actually not giving the good information or the right true information to the peoples out there. So you can't say that, you know, guaranteed that in newspaper it will be of a true news. It's not always a true news. There can be spreading lies also, and social media, I totally get that, but there are a lot of good ways of social media too. Most of the people use social media to see, for example, if you're scrolling through the... If there
there is some fake information in newspapers, then you can't say that there is not fake information on social media. In fact, there are many fake infos which just got on your mind and can play with you in several ways, or with your mind in several ways. Whenever you use social media, you got many things over there which are not actually true, and it got stuck in your mind, right? Which causes many problems. Everything has disadvantages. Let me tell you that by the study of Quora, we have came to know that social media enhance the communication skill. For example, you're in school and you're a very shy person, you can't talk to. The thing is that in social media, you will be able to talk to people who you are interested in talking to. For example, you have a maths doubt. Then you can talk to someone who is also having that same problem. It makes your communication skill good. You know, like using of social media will make your learning very enhanced and in a different level. Talking about social media, there is also technological tools. Talking on social media and not be able to talk in front of other people is not a thing. If you don't have confidence to speak in front of people, then it's no use. It's no use of that confidence. Social media have some benefits, but there are a lot of disadvantages of social media. So, by which the advantages of social media are getting low and are decreasing. Similarly, as a dirty fish spoils the whole pond, in similar manner, one disadvantage of social media is, You know what, Radhani? Fire can work for both. Team 4, Ashna +1, Kirti House, Pushpanchal +2, Commerce Jagriti House. जो फेवर में बोलेगा वो शुरुआत करेगा. Here, I'm Ashna and I'm talking in favor of social media in education field. According to me, as a new generation needs social media to the extent I think, because each and everyone is now eagerly waiting for really quick response. And let's take example of few months ago when we were waiting for our results. We were so much eagerly waiting for the quick response of social media, and yes, social media did it. It did show the result in seconds. We just put our username, our roll number, etc., and we got our results in few seconds. Actually, social media is also playing role in our school too. We all are witnessing that. We are using Diksha app and Drishti app for study purposes. We all have also used social media to get information in vast regions, right? And also, social media plays a significant role in providing the viral information related to study and education. Also, the apps like Diksha app and Drishti apps, they are giving so organized content to us that we just need to go through the content and we just need to choose one and we get the whole topic without any disturbance or without any distraction of class, noise, etc. Also, good afternoon everyone. I'm Shraddhanjal and I'm against the role of social media and the technology in the field of education. To satisfy your why, I would like to start it with an incident that happened 3 years back in China. There was a couple who wanted their child to be observant. So they made him to use the lesser amount of social media and he was more observant. They taught him to use less of the social media and be confident enough and also to be observant enough to look at his surrounding, what's happening. One day when he was traveling in a bus among 41 passengers sitting together, he was the only one who saw that the driver got a heart attack and he had no access on the steering wheel. And the other of the 41 passengers, they were into their mobile phone, their technical device, and they never noticed that what happened. And that kid went there and put the brake on, put the brake off, and he saved 43 people, the 41 passengers, the one driver, and himself also. What it shows, what's the conclusion of this incident? It actually tells that we are not observant enough. Due to social media and due to the technological devices, we are into the technological devices and we do not look around us what is happening. We are not observant enough. And also, it shows that technological devices are less of a device that we possess and more of an environment that we inhabit.
Okay, so first of all, coming to your point, I think I want to tell you something that I hope you remember we are talking about social media's role in education. Okay, so let me clarify your point first. That if those were busy in their phones and that one kid was not, that was not the fault of social media. Because social media is only a medium, whether to choose entertainment or to look around what is happening. If in that case, those students were, those people were the one observing the whole scene. I don't think so. Social media was there. Social media, directly or indirectly, somehow it influences the people. For example, what happens? That it actually somehow affects how you think, the way you think, and also, for example, there are cyberbullying. I'm taking an example of cyberbullying, cybercrime that raises way too faster, and being observant, for example, you need to be observant what's happening around you. Maybe there can be somehow it can be a crime also. And cyberbullying. Cyberbullying is something. Okay, so if it's a matter of cyberbullying, I don't think again that it's a topic of social media's disadvantage, because social media provides us many apps, many antiviruses through which we can stop this cyberbullying. Okay, and cyberbullying is like you need to know how to proper use of that social media. There are apps I agree that we should use each and everything after a proper knowledge only. So social media also provides a platform to how to use it properly. So cyberbullying, I don't think so that cyberbullying comes into the disadvantage of social media.
एजुकेशन सिस्टम वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब पुरानी शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा पद्धति में से कौन सी बेहतर है, इसके ऊपर अब डिबेट होने जा रहा है, जो आप लोगों से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करता है, इसलिए पूरे ध्यान से सुने। तो इसमें हमारे 9-10 तक के बच्चे रहेंगे, तो इसके जो पार्टिसिपेंट है अगर वो आ गए हैं तो हम इसको भी शुरू करें। हमारे जजेस इसमें भी ये सेम ही रहेंगे। तो फर्स्ट टीम जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डिबेट के लिए आ रही है, फर्स्ट टीम दीक्षा क्लास 10th, दीक्षा क्लास 10th। जजेस रेडी है? जजेस रेडी? सुरेंद्र सर, मैम शुरू करेंगी। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृतिका कक्षा 10वीं की छात्रा कृति सदन की ओर से आज पुरानी शिक्षा नीति पर अपने तर्क वितर्क करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुरानी शिक्षा नीति, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पुरानी शिक्षा नीति सन 1968 में कठौरी आयोग के रिपोर्ट द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जारी की गई थी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें 10+2+3 की संरचना शामिल थी, जिसमें पहली से 10वीं तक की शिक्षा, उसके पश्चात 11वीं और 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन शामिल थी। इसके पश्चात 1986 में हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इसमें समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका कक्षा 10वीं की छात्रा जागृति सदन की ओर से आज आपके समक्ष नई शिक्षा पद्धति पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। जरूरी नहीं रोशनी 4 गांवों से ही हो कि जरूरी नहीं रोशनी 4 गांवों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसे हम नई शिक्षा पद्धति कहते हैं। यह शिक्षा पद्धति भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 2020 को लागू की गई। इस शिक्षा पद्धति में हम ऑनलाइन, इंटरनेट, कंप्यूटर इत्यादि साधनों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस शिक्षा पद्धति में हम उस विषय के विवरण को बहुत समय के लिए सुनिश्चित रख सकते हैं। पुराने समय में जहाँ पर एक शब्द को खोजने के लिए अनेक हजारों किताबों को खोजना पड़ता था, वहीं आज एक गूगल पर एक शब्द को खोजो, उसका पूरा विवरण आपके सामने आ जाता है। उस समय विद्यार्थियों को रटक प्रणाली करवाई जाती थी, अर्थात उन्हें रट्टे से हर विषय को याद करवाया जाता था। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति में आज के समय में बच्चों को पुराने समय में बच्चों को जब कोई कंसेप्ट करवाया जाता था, उसमें बच्चों को अगर कोई टफ वर्ड आता था उसका मीनिंग ढूंढने के लिए उन्हें घर को होमवर्क दिया जाता था, जिसका कारण वो मीनिंग ढूंढने के लिए अपने बड़ों से पूछते थे और उन्हें जब उस शब्द का मीनिंग नहीं पता चलता तो वे लाइब्रेरी में जाकर 100 पुस्तकें ढूंढ मारते थे और उसमें कहीं जाके उसे जब उस शब्द का मीनिंग मिलता था तो उसके साथ एक शब्द का नहीं बल्कि 100 नए शब्दों का मीनिंग सीखने को मिलता है। परंतु आजकल के बच्चे एक शब्द को गूगल में डालकर उसका विवरण जान लेते हैं। भले ही वो विवरण पूरा आता है परंतु आता तो एक शब्द का है ना। यदि वो विवरण एक शब्द में आता है लेकिन हमारा उस विवरण से हमारा जो समय है वो बच जाता है, हमारे समय की बचत होती है। उस विवरण को भी गूगल पे पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। पुराने समय में जो बड़ों से पूछा जाता था या फिर उस विवरण को पुस्तकों के माध्यम से खोजा जाता था, लेकिन गूगल पर ऐसा नहीं है। गूगल पर हम उस विवरण को उस विषय के विवरण को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं।
परंतु गूगल में तो सिर्फ एक वर्ड, एक शब्द का विवरण आता है और उसी शब्द का विवरण आता है, ना कि किसी और शब्द का उसके साथ कट कर देता है। लेकिन पुराने समय में तख्तियों पर लिखकर ही उसे दोबारा से चलाया जाता था। पुराने समय में तख्तियों पर लिखाया जाता था, जिससे उनकी बच्चों की हैंडराइटिंग स्किल्स डेवलप होती थी, उनके लिखने की स्पीड में डेवलपमेंट होती थी। परंतु आजकल बच्चे कंप्यूटर पर टाइप करके जल्दी से काम खत्म तो कर लेते हैं, परंतु इनसे उनकी हैंडराइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं। भले ही वे कंप्यूटर के माध्यम से उस विवरण को प्रस्तुत करते थे, लेकिन इससे हमारे समय की बचत होती थी। और कि हमारे विद्यालय में एक डिजिटल स्क्रीन, प्रोजेक्टर इत्यादि लगाए गए हैं, जिससे उस विषय के विवरण को अच्छे से समझा जा सके, उसे प्रैक्टिकली समझा जा सके, उसे चित्रों के माध्यम से समझा जा सके। परंतु पुराने समय में तो उसे रट्टा के साथ ही बच्चों को रटाया जाता था। आजकल के समय में प्रोजेक्टर, ज्ञान इत्यादि का प्रयोग होता है, जिससे कई बच्चे ऐसे होते हैं वे स्कूल में टीचरों का समझाया हुआ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वे ये सोच लेते हैं कि हमने घर पे जाके या ट्यूशन में पढ़ लेने हैं या फिर किसी फ़ोन पे समझ सकते हैं, इसलिए वे स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इससे उनकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आजकल 4-5 साल के बच्चों को ही चश्मा लग जा रहा है। इसमें नई शिक्षा पद्धति की कोई गलती नहीं है। यदि अगर हमारी सोच अगर हमारी सही होगी तो उससे अगर हम उस डिजिटल प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी आंखें कम आंखों में वीकनेस कम होगी। थैंक यू वेरी मच। इसके पश्चात टीम 2 के लिए भारतीय क्लास 10 प्रेरणा हाउस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे ये, और इनके साथ भावना क्लास 10 की छात्रा प्रगति सदम की ओर से पुरानी शिक्षा नीति के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यदि नया चांदी है तो पुराना सोना है। और 1947 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ने 10वीं, 12वीं व कॉलेज के छात्राओं की शिक्षा का एक सामान्य आधार स्वीकार किया था। और पुरानी शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा जोर दिया जाता था, ताकि आने वाले भविष्य में उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और पुरानी शिक्षा नीति में सारे बच्चे को सुख सुविधाएं दी जाती थी। और तो और पुरानी शिक्षा नीति में बच्चों को शारीरिक विकास की सुविधाएं भी दी जाती थी। और पुरानी शिक्षा नीति में सभी जातियों, वर्गीयों को एक समान शिक्षा प्रदान किया जाता था। तब अध्यापक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारों का, अनुशासन का और अपने माता पिता और बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये सब कुछ सिखाया जाता था। और पुरानी शिक्षा नीति में सारे बच्चे मिलजुल कर रहते थे। और पुरानी शिक्षा नीति में कोई भी ऑनलाइन कक्षा नहीं लगाई जाती थी, बल्कि बच्चे समूह में रहकर एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान करते थे। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक दल तथा प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारतीय प्रेरणा सदन की ओर से आज नई शिक्षा नीति के पक्ष में अपने विचार बोलने जा रही हूँ। नई शिक्षा नीति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शिक्षा नीति जो अभी चल रही है, नई शिक्षा नीति भारत की वह शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। और पुरानी शिक्षा नीति में 10+2+3 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें लॉ और मेडिकल की पढ़ाई शामिल नहीं होगी और बच्चों को भी ज्ञान और प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से सिखाया जाता है। नीति में 5+3+3+4 ये तो पुरानी शिक्षा नीति ही है जो कि नई शिक्षा नीति में लाई जा रही है। तो नई शिक्षा नीति कहाँ है? पुरानी शिक्षा नीति में 10+2+3 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाता है और जिससे वो
चित्रों के माध्यम से और अधिकता से समझ पाते हैं। महोदया, आप भूल रहे हैं कि आपने 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 बोला है। ये पुरानी शिक्षा नीति का पैटर्न है जो कि नई शिक्षा नीति में दोहराया जा रहा है। तो आप इसे नई शिक्षा नीति कैसे कह सकते हैं? पुरानी शिक्षा नीति 10+2+3 शिक्षा नीति थी, परंतु नई शिक्षा नीति 5+3+4 शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति विकास कहाँ कर रही है? नई शिक्षा नीति विकास कर रही है। पुराने समय में जब लोगों को एक शब्द का अर्थ जानना होता था तो वो पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबें छान मारते थे, जिस कारण उनका समय की बचत नहीं होती थी और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकता है। महोदया, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आजकल अध्यापक बच्चों को कह देते हैं कि इस शब्द का अर्थ घर जाके गूगल से ढूंढ के ले आना, लेकिन पुरानी शिक्षा नीति में बच्चे एक अर्थ के पीछे पूरी पुस्तकालय की किताबें छांट देते थे और एक शब्द के पीछे हजारों शब्द के अर्थ ढूंढते थे। पुरानी शिक्षा नीति में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, जिस कारण से महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती थी और उनका अधिकार है और वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती हैं। देखिए, आप भूल रहे हैं, कल्पना चावला भी पुरानी शिक्षा नीति से ही पढ़ी है। क्या वो नई शिक्षा नीति से पढ़ी है? अगर वो नई शिक्षा नीति से पढ़ी होती तो चांद पे ना जाती। और हर एक कक्षा में ज्ञान लगा दिए गए हैं, उनसे बच्चों को कोई फायदा नहीं है। जब बच्चों को समझ नहीं आता तो ज्ञान को रोक दिया और जब आएगा तब चालू करेंगे। नई शिक्षा नीति में ज्ञान का बहुत फायदा है। वो चित्रों के माध्यम से और अधिक समझ सकते हैं और अगर उन्हें समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा भी देख सकते हैं। अगर बच्चे ज्ञान से पढ़ रहे हैं तो नई शिक्षा नीति में अध्यापकों की जरूरत है। ज्ञान पर भी अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है तो अध्यापक उसको विस्तार से समझा सकते हैं। क्या ही मत लगाइए, प्राध्यापक को ही पढ़ाने दीजिए। अध्यापक भी पढ़ा सकते हैं लेकिन ज्ञान से उन्हें और अधिक समझ में आ सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें चित्रों के माध्यम से वो और अच्छी तरह से और विस्तार से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्यों किताबों में चित्र नहीं दिए होते? तो जो इसके साथ में भारती थी उसकी थोड़ी देर के लिए तो बेचारे की बोलते बंद हो गई थी। इसने बहुत अच्छे से तरीके से रखा, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जितने भी आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे ये पटूरी ज्ञान के ऊपर बात कर रहे थे या स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। वो एक टूल है, बुक्स भी एक टूल होती है, पेन भी एक टूल है, कॉपीज भी एक टूल है, वैसे ही आपके लिए ब्लैक बोर्ड भी टूल है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ रहे हैं ये सारे आपके लिए टूल का ही काम करते हैं। लेकिन उसने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा, ये बात बहुत बढ़िया तरीके से, एक बार पुनः भावना के लिए जोरदार ताली। आप अपने माइंड में बिल्कुल ना लें कि कयान हमारे लिए उपयोगी नहीं है या स्मार्ट बोर्ड हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बहुत उपयोगी चीजें हैं वो। इसके पश्चात टीम 3 युक्ता क्लास 10 प्रगति हाउस, युक्ता क्लास 10 प्रगति हाउस, और उनके साथ आएंगे दीक्षा जागृति हाउस से ओल्ड, नीति और युक्ता न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। जीवन के 2 मूल मंत्र हैं, शिक्षा और संस्कार। जीवन के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देते। इसी के साथ आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक वर्ग, प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात, सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा जागृति सदन की ओर से आज आपके समक्ष पुरानी शिक्षा नीति पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुरानी शिक्षा नीति है क्या। पुरानी शिक्षा नीति वो शिक्षा नीति है जिसमें सन 1968 में हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जी हाँ, इंदिरा गांधी के द्वारा कानून लागू किए गए, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक की लड़कियों व बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद 1986 में, जी हाँ,
1986 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उच्च से लेकर निम्न शिक्षा तक को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पुरानी शिक्षा नीति की। पुरानी शिक्षा नीति वो शिक्षा नीति है जिसपे लिखावट सुधार के लिए तख्ते पर लिखाया जाता था और तख्ते पर ऐसा लिखा जाता था, लगता था जैसे लिखावट में मोती पिरो दिए हों। परंतु आज के समय में नई युवा पीढ़ी को तो ये भी पता नहीं होगा कि तख्ती होती क्या है। मैं अपने विपक्षी दल के महोदय से पूछना चाहूंगी कि आप किस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ी हैं? आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक वर्ग व प्रांगण में उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं युक्ता कक्षा 10वीं की छात्र आज आप सभी के समक्ष नई शिक्षा प्रणाली के विषय में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। नई शिक्षा प्रणाली, सभी का कहना है कि नई शिक्षा प्रणाली ने देश के संस्कार व बच्चों के गुण खत्म कर दिए हैं। नई शिक्षा प्रणाली देश की संस्कृति को खत्म कर रही है। आपका कहना है कि देश में नई शिक्षा प्रणाली से बच्चे तख्ते का नाम तक नहीं जानते। मैं पूछती हूँ कि आज की नई शिक्षा प्रणाली में कहाँ लिखा है कि बच्चों को संस्कार न दिए जाए? उल्टा आज की नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। आप ये कैसे भूल सकती हैं कि 5+3+3+4 की विधि में नई शिक्षा प्रणाली में जब यह लिखा है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए, जब पहले 3 सालों में बच्चों की नींव मजबूत की जाती है, उसके 3 साल में उसके नए विषय रखे जाते हैं। आज की नई शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजीज यानी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने का। ये सही है, क्योंकि आज की जो नई शिक्षा प्रणाली है, कई चीजें ऐसी हैं जो लिखकर या पढ़कर समझ नहीं आती, उन्हें देखकर सीखा जल्दी जा सकता है, जिसमें नई शिक्षा प्रणाली अपना बहुत बड़ा हाथ दे रही है। आप भूल सकती हैं कि कोरोना काल में जब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, तब नई शिक्षा प्रणाली ने, ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को घर बैठकर पढ़ने में मदद की। आप ये कैसे भूल रही हैं कि नई शिक्षा प्रणाली से ये बच्चे 2 साल घर पर बैठकर शिक्षित हुए हैं तथा उनकी शिक्षण पर कोई रोक नहीं लग सकी। मैं अपने विपक्षी दल के महोदय से कहना चाहूंगी कि जब ऑनलाइन शिक्षा दी जाने लगी, तब ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे पढ़ते तो थे, परंतु पढ़ते समय उनका ध्यान दूसरी ओर चला जाता था। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था, उनका क्या वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है? क्या उन्हें शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहूंगी अपने विपक्षी दल के महोदय से कि क्या उन्हें शिक्षा लेने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है? इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बात हुई है ऑनलाइन शिक्षा अच्छी है। ऑनलाइन शिक्षा ने कहीं ना कहीं हमारी सहायता अवश्य की है, परंतु इसमें पेरेंट्स की यह शिकायत है कि बच्चे फोन में ही दिन भर लगे रहते हैं। पुराने समय में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बच्चे बाहर जाके खेलते थे, परंतु आज के समय में तो बच्चे फोन में ही घुसे रहते हैं। आपको अपने ज्ञान के अनुसार मैं बता दूं कि समाचारों में भी बताया गया है कि पिता ने बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या ये नई शिक्षा को दर्शाती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मोबाइल फोन की बात की ही जा रही है, तो इसमें जो लाखों बच्चों को आंखों का चश्मा लगा है, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो मोबाइल फोन उसका जिम्मेदार नहीं है? आप ये भूल रही हैं कि नई शिक्षा प्रणाली में जो आपने कहा कि लॉकडाउन में बच्चे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है, तो आप ये भूल रही हैं कि उस सरकार ने, तब हमारे समाज ने उन बच्चों की शिक्षित होने में मदद की थी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो फोन तक भी बांटे गए कि ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा सके, परंतु आप ये भूल रही हैं, अरे कहीं दूर दूर जाकर मोबाइल नहीं दिए जा सकते, तो आप ये भूल गई हैं कि बच्चे तभी उसके बाद ही बच्चों का विकास थोड़ा कमजोर हो गया है। अगर आप ये खुद ही मानती हैं कि बच्चों का विकास भूल रही है कि बच्चों का विकास कमजोर हुआ है। आप गलत कह रही हैं। सर्वांगीण विकास के लिए बात कर रही है। आप कह रही है कि बच्चों को खिलाया नहीं जाता, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। आप भूल रही है कि हमारे स्कूल में भी आज कई गतिविधियां करवाई जा रही है जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो रहा है। आप ये कैसे भूल सकती हैं कि इस नई शिक्षा नीति तो यही चाहती है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। आप ये भूल रही हैं, आप गलत कह रही हैं। मैं अपने विपक्षी दल के महोदय से कहना चाहूंगी कि आज के समय में बच्चे मोबाइल फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे बाहर खेलना ही पसंद नहीं करते और बच्चे बाहर खेलना ही पसंद नहीं करते। मैं अपने विपक्षी दल के महोदय से कहना चाहूंगी कि अगर कंप्यूटर की ही बात करें, आप खुद ही मानती है कि नई शिक्षा के कारण आज बच्चे आत्मनिर्भर नहीं है। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरी बात नई शिक्षा ने आगे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया है। आप इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपका मेरी बात सुनने का भी हक बनता है। जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो ये तकनीक की गलती नहीं, उल्टा भारत तो ज्यादा
चिंतित हो, परंतु ये बच्चे की गलती है, वो खुद के लिए चिंतित नहीं है, वो खुद आत्मनिर्भर नहीं है। आप इस पे नई शिक्षा को कैसे जिम्मेदार साबित कर रही हैं? अरे आप तो खुद ही कहती हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में मोबाइल अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है, परंतु तो इसमें नई शिक्षा की गलती कैसे नहीं हुई? आप ये बोल रही हैं कि हर चीज का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं, आप ये कैसे भूली कि उन्होंने मोबाइल से या फोन से पढ़कर ही बड़े बड़े एम्स में दाखिला लिया है। आपको तो सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखाई दे रहे हैं। आप ये कैसे भूल रही हैं कि बच्चे उसी की मोबाइल की वजह से कोरोना काल में बच्चे एम्स निकाल के गए हैं। आप तो सिर्फ उसके नकारात्मक ही मुद्दों पर बात कर रही हैं। पर जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं, उनका क्या वो शिक्षा के वंचित के अधिकारी हैं? अगर हम कंप्यूटर की ही बात लें तो कंप्यूटर में वायरस चला जाए और अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर ही चलाना ना आए तो उसके लिए तो वो एक खाली डब्बा ही हुआ ना। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने विपक्षी दल के महोदय से पूछना चाहूंगी। आप ये भूल रही हैं फिर से कि हमारे स्कूल में ही कंप्यूटर लगाए गए हैं ताकि बच्चे खेलें भी, ताकि संगणक में भी यानी कंप्यूटर में भी काम करें। हमारे देश में अगर हम लोग तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हम कंप्यूटर या सब कुछ बच्चों को नहीं आएगा, तो हम भारत ने जो विश्व गुरु बनने का सपना देखा है, जो बाकी देशों के मुकाबले करने का सपना देखा है, जो तकनीक में हमसे 20 वर्ष आगे है, वो पूरा कैसे हो पाएगा? अरे कौन कहता है कि हमारा भारत पिछड़ा है? पुराने समय में, जी हाँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री क्या वो शिक्षित नहीं थी? सुनीता विलियम्स क्या वो शिक्षित नहीं थी? और तो और सरोजनी नायडू, महान आंदोलनकारी, महान कवित्री, क्या वो शिक्षित नहीं थी? इस बारे में आपका क्या कहना है? पुरानी शिक्षा प्रणाली में वो 2-3 महिला ही सिर्फ उभर के आती थी, पर जो ये आज की नई शिक्षा प्रणाली है ना, यहाँ 100 की 100 महिला साथ में कंधा मिलाकर चलती है। आज इतना कंपटीशन है कि आज सभी बच्चे इतनी शिक्षण है, वहाँ पे 3 महिला थी। आज के समय में भी उदाहरण देकर बताएं। जैसे आपने बड़े सारे रिजल्ट्स देखे हैं जहाँ पे IAS में बच्चों को पॉइंट से सीट नहीं मिलती है। इसी का कहना है कि आज बच्चे इतने आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि आज बच्चों को पॉइंट से हरा कर एक बच्चे को पॉइंट से पीछे पुराने समय में होता था। अभी मेरा थैंक यू। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन बच्चों ने आपके सामने रखा और मुझे तो ऐसा लग रहा था, जब इसको सुन रहा था तो मुझे लग रहा है ये सच बोल रही है, जब उसको सुन रहा था वो लग रहा था वो सच बोल रही है कि नहीं? क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी बात को तथ्यों के साथ पूरे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टीम 4th में बुलाना चाहूंगा अंजलि 9th A कीर्ति हाउस की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर और कनिका 10th B ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे प्रेरणा हाउस से। कनिका। गुण होती शिक्षा, चाहे जितना भी पढ़ ले हम, चाहे जितना भी पढ़ ले हम, कभी ना पूरी होती शिक्षा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक दल व प्रांगण में उपस्थित सभी अध्यापकों व छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं कनिका शर्मा, प्रेरणा सदन की सदस्य, आज आप सभी के समक्ष पुरानी शिक्षा प्रणाली पर के पक्ष में अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। तो आप सभी लोग पुरानी शिक्षा प्रणाली के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, ये वही 19वीं सदी की प्रणाली है जिसमें बच्चों को शिक्षित किया जाता था। यानी आज़ादी के बाद ही बोल लो, जो आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी जो मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने एक समान शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की, जिनमें उन्होंने कहा कि उस पर जो है केंद्र सरकार का मजबूत नियंत्रण हो। और 1800 से 1978 के बीच इसमें 2 बड़े बदलाव किए गए। पहला कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उसको औद्योगिक शिक्षा प्रणाली में बदल दिया गया और जो औद्योगिक शिक्षा प्रणाली थी उसको राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदल दिया गया। इससे हुआ क्यों कि जो स्वतंत्रता के बाद यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद जो 2 आयोग बनाए गए उसमें विश्वविद्यालय 1948 में विश्वविद्यालय और 1952 में माध्यमिक विद्यालय, इसमें जो लड़कियों की महिलाओं की शिक्षा की सिफारिश की गई कि जो उनकी अनपढ़ता की दर है उसे नीचे करने की कोशिश की जाए। जीवन में नया कुछ करने की नई शिक्षा नीति की बात छिड़ी, नई शिक्षा नीति की बात छिड़ी, हासिल कुछ नया कर जाने की, हासिल कुछ नया कर जाने की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रांगण में सभी उपस्थित को मेरा नमस्कार।
नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हो। कैसे हैं आप सब? तो चलिए श्रोताओं, बता दीजिए कि आपको भी अपनी बोर्ड परीक्षाओं की चिंता हुई थी कि नहीं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा की चिंता ही ना हो। इसी बात को लेकर नई शिक्षा नीति ने आज इस पैटर्न को इस तरह से हल कर दिया है कि आज सभी बच्चे अपनी पूरी शिक्षक नीति को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी के लिए 5+3+3+4 का पैटर्न चलाया गया है। इसका मतलब बच्चे पहले से ही इतने डेवलप हो जाएंगे कि आगे आने वाले भविष्य में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि बच्चे अपने आप ही अपना रोजगार ढूंढ पाएंगे, अपने आप ही रोजगार ढूंढना चाहेंगे। तो महोदया, आपको मैं बता दूं कि पुरानी शिक्षा नीति में 2 प्रणालियां बनाई गई। पहली, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई, उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की मांग की गई। और दूसरी राजीव गांधी द्वारा बनाई गई, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही थे। उन्होंने इसमें जो महिलाओं की, यानी कि जो ऐसे वर्ग जिन्हें शिक्षा के बारे में पता ही तक नहीं था कि शिक्षा होती भी क्या है, उन्हें तक शिक्षा दी गई। उन्होंने नहीं देखा कि ये नीचे की जाती है या ये ऊपर की जाती है। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा, एक समान नज़र से देखा और एक समान नज़र से ही उन्हें शिक्षा दी। और उन्होंने खास कर ये शिक्षा महिलाओं के लिए रखी गई, यानी कि महिलाएं जो चूल्हा चौकी तक ही सीमित है, उन्होंने उसके आगे की दुनिया ही नहीं देखी। क्यों? ये तो पुरानी शिक्षा नीति की गलती थी कि महिलाओं को 4 दीवारी में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था उनको 4 दीवारी में? क्या गलती की थी उन्होंने कोई? नहीं की थी उन्होंने कोई गलती। और मैं बता दूं कि पुरानी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में बांट कर उन्हें खंड कर दिया जाता था। तो क्यों किया जाता था उन्हें खंड? बताइए, नई शिक्षा नीति में आज बच्चे अपनी मनचाहे सब्जेक्ट को चुनकर अपनी पूरी लगन से कर सकते हैं वो सब, पर वो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं था। बहुत गलत था वो खंड। महोदया, आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? मैं इसी जमाने की बात कर रही हूँ। तब महिलाओं को किसी पर्दे के पीछे नहीं रखा जाता था। तब महिलाओं के लिए ही तो ये दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें महिलाओं को खासकर वो शिक्षा दी गई, मतलब जिनको पता नहीं था कि शिक्षा होती क्या है। महिलाओं के बारे में आप अगर बात कर रही हैं तो मैं भी जरा अपने विचार दे दूं। महिलाओं को उस वक्त अगर एक स्कूल में पढ़ी, 10th तक पढ़ा दिया, अगर बाहर जाने की बारी है, भेजा जाता था उनको? नहीं, ना भेजा जाता था उनको। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस बात में बात कर रहे हैं तो उस वक्त शिक्षा प्रणाली ने 6% शिक्षा पर खर्च करने की कोशिश की थी, परंतु ना उस वक्त 4% ही लड़कियों हो या लड़के, उनके उतना ही खर्च किया जाता था। महोदया, आपको किसने बताया कि लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था? आपको नहीं पता कि इंदिरा गांधी नई एजुकेशन से ही पढ़ी? नहीं, आपको नहीं पता लगता है। वो भी पुरानी एजुकेशन से ही पढ़ी है। वो तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पुराने उसमें ही की है। और आपने कह दिया कि मतलब हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा नीति दी जाती थी, मतलब किसको एक क्लास का नहीं हो तो उसको अगली क्लास में नहीं। और आपके यहाँ प्रमोट क्यों? प्रमोट इसलिए किया जाता है महोदय कि आजकल कंपटीशन ज्यादा है। तो संभव नहीं है महोदया जी, मैंने ये तो नहीं कहा कि बच्चों को उछाल के पहुंचा दो। मैंने ये कहा कि जब तक बच्चे का बेस नहीं बनेगा, उसको उस कक्षा का ज्ञान नहीं होगा, आप कैसे उसको अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं? बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, नई शिक्षा। आप किसकी बात? 2020 में तो अभी तक शिक्षा नीति लागू हुई है क्या? 2020 में हुई है, 2020 में हुई है। लागू नहीं हुई।
मैं सारिका सिंह, मैं +2 आर्ट से हूँ, स्ट्रीम से हूँ। और ये हमने कृष्ण वृंदावन के बारे में बनाया है, जो उनके चाइल्डहुड लड्डू गोपाल के बारे में बनाया है। इसमें हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। पहले कार्डबोर्ड का हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने फर्स्ट लेयर डाल दिया, फिर सेकंड लेयर ये हमने पेपर से बनाया है। इसको हमने थोड़ा सा लाइट के साथ टचअप दिया है कि ये ज़्यादा खिल गया है। और कृष्ण को हमने झूले में बिठाया, जैसे कि वो वृंदावन में बैठे हैं और अपने बचपन में। Good afternoon, my name is Gunjan. I am from 11th standard. Today here we made 3D model of Radha and Krishna, which is totally made up of newspaper. My name is Siksha and I am from 11th standard. Today we have made the 3D model of Radha Krishna with totally newspaper. मेरा नाम सानी है और मेरा नाम पायल। हम कीर्ति हाउस के बच्चे हैं, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं। आज हमारे इंटर हाउस कंपटीशन में हमने पेपर क्राफ्ट में अपनी पार्टिसिपेशन दी थी और उसके अंदर हमने ये राधा कृष्ण बनाई। ये राधा कृष्ण में जितना भी वर्क है ये सारा पेपर से है। मतलब छोटी छोटी जितनी भी डिटेलिंग है हर एक चीज़ पेपर से हमने कट कर करके बनाई है और 1 से 1.5 घंटे का हमें टाइम मिला था, उसके अंदर हमने बनाई है और फाइनल रिजल्ट से आपके साथ। थैंक यू। मेरा नाम जिया है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हम दोनों ने मिलकर पैरेट बनाया है। हमें 1.5 घंटे का टाइम मिला था और ये मेरी पार्टनर है फ्रेंड्स की। हम दोनों ने न्यूज़पेपर और कलर पेपर और स्टोन से इसको बनाया है। मेरा नाम रुखसाना है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और हमने मिलकर उल्लू और फोटो फ्रेम बनाया है और हमने डिज़ाइन किया है और हमने कलर्स और न्यूज़पेपर का यूज़ करके ये बनाया है और मेरे साथ मीनाक्षी एंड माई सेल्फ तारामणि। वी रीड इन 9th क्लास एंड आज हमने जो पेपर बनाया है वो पूरा पेपर से है। हमने कुछ भी अनदर आइटम यूज़ नहीं किया है, न्यूज़पेपर की यूज़ किया है और ग्लेस पेपर और ये हमने खुद बनाया है। जो हमें टाइम दिया था उसके अंदर हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु शर्मा और मेरा नाम हम कीर्ति हाउस के स्टूडेंट्स हैं और आज हमारी कॉम्पिटिशन था पेपर क्राफ्ट का, तो उसमें हमने झूला बनाया है। इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर का यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो हमने और मेरे हाउस का नाम कीर्ति है और ये सभी मेरे साथ मेरे हेल्पर्स हैं। और सबसे पहले तो हमने रंगीन चावलों का यूज़ किया है जो कि हमारे पास घर पे वेस्ट होते हैं और उसमें हमने फूड कलर के साथ मिक्स करके हमने उन चावलों को अलग अलग कलरों में बनाया और हमने लकड़ी के बूरे का भी यूज़ किया है उसमें। और हमने स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक जो है वो हिंदू धर्म का एक चिन्ह है और उसके ऊपर हमने कलश रखा है और कलश भी शुभ माना जाता है और आम के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं। इससे मतलब बुरी एनर्जी नहीं आती है और उसके साथ हमने सारा बूरे के साथ किया हुआ है और हमने सारे मतलब वेस्ट चीज़ और ग्रेन्स का यूज़ किया है। शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ लेपना होता है और हम रंगों को बनाते समय उंगली और अंगूठे को कलाकृति से बनाते हैं और सुंदर रंगों की वजह से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि का विकास होता है। रंगोली विभिन्न प्रकारों से बनाई जाती है, हर त्योहार में इसे बनाया जाता है। और ये हमें हमारे हाउस के टीचर धनवती मैम के द्वारा सब कुछ समझाया गया और उन्होंने सिखाया हमें कैसे बनाना है। मेरा नाम पायल है और मैं जागृति सदन की सदस्य हूँ। हमने ये रंगोली कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड बनाई है। कृष्ण जो ये हमने मोर बनाया है, इससे मतलब जो कृष्ण भगवान है वो उनका मोर जो है वो बड़ा प्रिय है, तो हमने उसी से रिलेटेड ये बनाया है। हमने इसमें फूलों का भी यूज़ किया है ताकि इसके अंदर वो रियलिटी
तो हमने इसके ना चावल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें ये लगा कि अन्न को नीचे फेंकना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमने इसे ऐसे बनाया। आज़म सर ने सिखाया है और हमारी जितनी भी हाउस की टीचर्स थे उन्होंने हमें ये सिखाया है। उन्होंने सबने अपनी तरफ से अच्छा बेस दिया हमें सिखाने के लिए। हमारे हाउस में थी और हमने कुछ हाउस सिखाया और रोज़ी मैम ने हमने ट्राई तो अच्छा किया अपनी तरफ से। अब बाकी हाथ में दीप पकड़ा, मतलब एक टाइप से कि ये दीपावली पर बनाया। खुश रहना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए। इसमें हमने स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं और बाकी कलर तो कलर्स और थोड़े से डार्क कलर्स और लाइट कलर्स फ्लावर्स। प्रेरणा सदन के और हमने ये फूलों वाली रंगोली बनाई है जो हमें दिलीप सर ने सिखाई है। हम आशा करते हैं कि आप इस रंगोली को देखकर प्रसन्न होंगे। हमने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है, जितना हमने समय दिया है हमने उतनी ही कोशिश से ये बनाई है। ये संदेश जाता है कि जो भी हम काम करें वो अच्छे से करें ताकि लोग इन्हें देखकर प्रसन्न हों। चलो, इंतजार की घड़ियां खत्म। अब दिल थाम के बैठो कि जो आपने यहाँ देखा सुना उन सब का जो परिणाम है अब हमारे पास पहुंच चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म। चंद ही क्षणों में आज इस कंपटीशन के जो प्राइजेस हैं वो माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी के कर कमलों के द्वारा विजेता छात्राओं को दिए जाएंगे। आप लोग जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे, गुजारिश करूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री विकास महाजन जी से और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसएमसी शिबिंदा मैम जी से और एसएमसी कि हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती आशीषा जी है कि वो मंच पे आए और आज के जो हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस में आए हैं उन बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित करें। और प्रोग्राम में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डाइट चंबा श्रीमती स्पीना शेख जी, एसएमसी की नवनिर्वाचित अध्यक्षा ही ने अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है अध्यक्षा श्रीमती नीलम चंद्रा जी, डिफरेंट हाउसेस के इंचार्जेस, वाइस इंचार्जेस और सभी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, रिजल्ट तो मात्र एक औपचारिकता है, सिर्फ औपचारिकता है क्योंकि हमने इसको निकालना है। अदरवाइज मैं कल डिस्प्ले करूंगा जो बच्चों ने पेपर क्राफ्ट किया है, जो बच्चों ने रंगोली बनाई है और जिस ऊर्जा के साथ डिबेट में हिस्सा लिया है वो आप सबका, सब हाउसेस का काबिल तारीफ है। इसके लिए सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी मेंटोर टीचर और सभी टीचर्स जिन्होंने इन बच्चों को गाइड किया है बधाई के पात्र हैं। बच्चों, ये कंपटीशन आपको सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। हमें खुद नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में कब आगे निकल जाएगा, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकल जाएगा, कौन सा बच्चा सिंगिंग में आगे निकल जाएगा, कौन एक्टिंग में आगे निकल जाएगा, कौन पढ़ाई में आईएएस, एचएएस या किसी और ऊंचे पद के ऊपर स्थापित हो जाएगा, हमें नहीं पता। इसलिए हम डिफरेंट तरह के कंपटीशंस कराते हैं ताकि जो भी प्रतिभा आपकी हो वो सामने आ सके, आपको एक मंच दे सके हम। और जो यहाँ पे आके बोलना जो है ना, स्टेज पर खड़े होकर बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। जहां आप बैठे हो
वहां से बातें करना थोड़ा आसान होता है, बट जब स्टेज पे बैठते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो जिन बच्चों ने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया और बड़े जोरदार तरीके से, खास करके जो डिबेट जिस तरह की डिबेट में चाहता था ना, जिस तरह की डिबेट में एक्चुअल में चाहता था कि हो, वो हुई युक्ता और दीक्षा के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट या सेकंड आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब डिबेट इस तरह से होनी चाहिए, अगली बार और अच्छे तरीके से करेंगे, पहली बार किया है अगली बार और अच्छे तरीके से करेंगे। डिबेट का मतलब ये है कि हम अपनी बातों से दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे उसके आर्गुमेंट को अपने आर्गुमेंट से काट सकते हैं, और कितनी अच्छी तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जब हम डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रो या अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो हो सकता है मेरा चेन अगेंस्ट के लिए हो, बट मैं दिल से प्रो के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि मोबाइल का यूज होना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज एजुकेशन में होना चाहिए, बट मेरा सिलेक्शन जो है वो इसके अगेंस्ट हो गया, तो मेरे को ना चाहते हुए भी उसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज गलत है, तो हो सकता है उसका अपना जो मन है, अपना जो वक्तव्य है, वो चाहता हो कि नहीं टेक्नोलॉजी का यूज हेल्पफुल है। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से करें, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करें, और इसके सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर आप चुने, तो ये आपको एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाने में सक्षम है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लास्ट में फिर एक बार से मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, सब बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। फर्स्ट सेकंड निकालना एक औपचारिकता है, और मैं जब इनका रिजल्ट कंपाइल कर रहा था, तो रिजल्ट कंपाइलेशन में भी मैंने देखा कि इनके नंबरों में 1 2 1 2 1 2 नंबर का ही फर्क है, जिसकी वजह से कोई बच्चा फर्स्ट है, कोई बच्चा सेकंड है, और कोई बच्चा फर्स्ट या सेकंड नहीं आ पाया। मैं अब आजम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया बच्चों के नाम पुकारें, और जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए हैं वो अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए और अपने प्राइजेस हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा ये जो 2024 का कन्या विद्यालय चंबा का पहला, जिसमें पेपर क्राफ्ट, रंगोली कंपटीशन, पेपर क्राफ्ट कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन थे कैटेगरी वाइज, उन सब में सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, अपना पूरा प्रयास किया, और लगभग मेरी नजर में तो सारे बच्चे विजेता थे, क्योंकि एक एक बच्चे ने जो है वो अपनी 100% जितनी उसकी एबिलिटी थी उससे भी बढ़कर उसने परफॉर्म करने की कोशिश किया। जैसे सर ने कहा कि परिणाम जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता है, फिर भी एक नियम के अनुसार उसको हमें निकालना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी ने सिर्फ इसमें भाग लिया और आपने आके स्टेज को फेस किया, उसी समय आप लोग सभी विजेता हो गए थे। एक बार उन सारे पार्टिसिपेंट के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे आदरणीय जो हमारे जूरी हैं, कि जिनके मैं नाम लूंगा बच्चों के, वो मंच पे आएंगे और उनको जो है वो सर के और एसएमसी की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैम है उनके हाथों से उनको प्राइज दिया जाएगा। पेपर क्राफ्ट में क्लास +1 और +2 सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जिन्होंने हासिल किया है वो है गुंजन एंड अक्षरा। पेपर क्राफ्ट क्लास +1 और +2 की फर्स्ट प्राइज जिन्होंने हासिल किया है वो है जागृति हाउस की गुंजन एंड अक्षय। बड़े तालियों में आपकी दम नहीं है, जितने अच्छे तरीके से इतने दिनों की तैयारी के बाद उन्होंने बनाया है, उतने आप लोगों की तालियों में दम नहीं है। तालियां जोरदार हो जाइए। बेटा ताली बजती रहनी चाहिए। ये है जागृति हाउस की गुंजन एंड अक्षरा।
हाथ नीचे सीधा। तालियां तो बजा दो बच्चों। सोचो कितना टाइम लगा है उनको यहाँ तक फाइनलाइज करने में। और सेकंड पोजीशन पे रही है कीर्ति हाउस की स्वाति एंड पायल। स्वाति सेकंड पोजीशन पे कीर्ति हाउस। तालियां कहाँ गई? हाँ। इसके पश्चात हमारा जूनियर 1.9 और 10th क्लास का, जिसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है प्रेरणा हाउस मोनिका एंड जिया। प्रेरणा हाउस मोनिका एंड जिया। वाव मत करो, तालियां नहीं बजाओ। वाव के साथ ताली बजाओ। और सेकंड पोजीशन हासिल की है जागृति हाउस मीनाक्षी एंड तारामणि। मीनाक्षी जिसमें ताली है आपकी। हाँ भाई लगा पता। बच्चों को भी लगना चाहिए ना जब इतनी मेहनत की उस काम में कुछ रिवार्ड मिला है। बहुत बड़ी होना। इसके पश्चात हमारा रंगोली का कंपटीशन था, जिसमें सेकंड पोजीशन, ध्यान से सुने, जिसमें सेकंड पोजीशन हासिल की है जागृति हाउस। सेकंड पोजीशन। अब इसमें स्पोर्ट्स रूम का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने उनको जगह दी थी रंगोली की प्रैक्टिस करने के लिए। शाबाश बेटा, अगली बार वो आएंगे फर्स्ट आएंगे। और फर्स्ट पोजीशन रंगोली में एनी गेस? सोचो सोचो। कीर्ति हाउस रंगोली में फर्स्ट पोजीशन कीर्ति हाउस। और इसका सारा श्रेय स्पोर्ट्स रूम को जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की थी दोनों ने। और इसके पश्चात हमारा जो तीसरा कंपटीशन था डिबेट का, उसमें सबसे पहले जूनियर विंग के हम रिजल्ट्स निकालेंगे 9th और 10th के। जूनियर से मिला रहे हैं 9th 10th के बच्चों का। इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की है भावना, प्रगति हाउस भावना। सेकंड पोजीशन। आपने देखा था कितने जोश के साथ इस बच्ची ने अपने भाव व्यक्त किए थे। बहुत बड़े तालियां तो बता दो, बार बार बोलना पड़ता है लोगों को। सेकंड पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन जिस बच्ची ने हासिल की है उसका नाम है युक्ता। उसका नाम है युक्ता प्रगति हाउस। डिबेट कंपटीशन क्लास +1 और +2 सीनियर में के रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं। बच्ची ने हासिल की है वो हाउस है जागृति हाउस, सेकंड पोजीशन। और उस बच्ची का नाम है श्रुतांचल। श्रुतांचल जागृति हाउस सेकंड पोजीशन। और क्या है बच्चे? इस बच्ची ने, आपने देखा कि किस प्रकार इस बच्ची ने इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। और फर्स्ट पोजीशन जिस बच्ची ने डिबेट में हासिल की है उसका हाउस है, पढ़ने नहीं आ रहा मेरे को।
और इस बच्ची का नाम है, उसका नाम है क्या लिखा हो पता नहीं, हर्षमंद्री। उसका नाम है हर्षमंद्री। जोरदार ताली बजा इन सभी बच्चों के लिए। मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि अगली बार जो भी हमारा कंपटीशन होगा, इंटर हाउस कंपटीशन, उसमें हमारे जो एक्ट्स होंगे वो बदल जाएंगे, टॉपिक्स हमारे बदल जाएंगे। तो आप लोग खुद को भी अपने लिए भी तैयार करें कि आप दूसरों के लिए तालियां ना बजाते रहें, आप लोगों के लिए भी यहाँ तालियां बजनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी बच्चों को भी और सभी पूरे स्टाफ को भी और एसएमसी को भी बहुत 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 बधाई। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।